पृथ्वी का 70% भाग पानी से भरा हुआ है और लगभग 2.5% पानी ही पीने योग्य है। पानी का बेहिसाब इस्तेमाल करके अब हम पानी मंगल पर खोज रहे हैं। पानी जिस पर हमारा स्वतंत्र अधिकार था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज पानी एक उद्योग बन चुका है। पैसा कहाँ से मिलेगा? इधर से मिलेगा, उधर से मिलेगा, इधर। अरे मरना है ना एक दिन, खाली हाथ से जाना है ना। हमारे सब संपत्ति का हानि कर रहे थे। इसलिए एक तो उनको ये पता होना चाहिए, जो पानी का बाजार करने वाले लोग हैं, कि हम अपने देश को धोखा दे रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं देश के साथ। दूसरा है, पानी ये संपत्ति जनता की है। आप बाजार करने वाले कौन? ये पूछने की हिम्मत जनता में नहीं है। जनता तो ऐसा लगता है जनता की सरकार सरकार सर। अरे सरकार कौन? सरकार हम है ना, जनता सरकार है और जनता ने उनको भेजा है। इसलिए जनता देश के मालिक है और ये सब सेवक है। जनता का अज्ञान के कारण ये बाजार हो रहा है। जनता अगर जाग गए ना, तो इनकी क्या हिम्मत है बाजार करने की। पानी का व्यापार करने वाली कंपनियों को विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार भी सब्सिडी उपलब्ध कराती है। आज इन कंपनियों की भारतीय बाजार में लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा की हिस्सेदारी है। पानी का नया बाजार बन रहा है। ये जो पानी का बाजार है, इसके लिए सारी मल्टीनेशनल कंपनियां कह रही हैं कि तुम्हारा कुएं का पानी, तुम्हारा पानी पीने के लायक नहीं है। हमारे पानी को कोसती रहती हैं, लेकिन वो जो बोतल में भर के हमें पिलाते हैं उसका भी पता नहीं है कि वो कैसा है। लेकिन इस वक्त इस देश में हज़ारों करोड़ का पानी का बिजनेस है। ये जो हर दिन रात बिजनेस बढ़ता जा रहा है, ये अब लाखों करोड़ का होने वाला है। इस पर कोई कानून के लिए आप पहल करेंगे? हमने तो जब सन 2002 में पानी की नई नीति बनी थी, तब भी बहुत दबाव डाला था कि पानी का निजीकरण नहीं होना चाहिए। पानी का निजीकरण और व्यापारीकरण इस देश को नहीं चाहिए। इस देश को चाहिए पानी का सामुदायिकरण, जिससे हमारे समाज का जल अधिकार सुनिश्चित हो और ये समाज पानीदार बना रहे। अगर हमने पानी को नहीं सहेजा तो हम प्यास से तड़पकर मर जाएंगे। आर्कटिक, जो कि विश्व का लगभग आखिरी छोर है, जहां एक दूरी के बाद सिर्फ बर्फीले तूफान और सिर्फ तूफान हैं, जिन तूफानों के पार जाने में हम आज भी असमर्थ हैं। आर्कटिक महासागर भारतीय मानसूनी हवाओं को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। भारतीय कृषि पूरी तरह से मौसम पर ही निर्भर है और भारतीय कृषक जगत को भारत की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जो क्लाइमेट का एडवर्स इफेक्ट है, उसके कारण दो चीज़ें समूची तरीके से देखी जा सकती हैं कि या तो बारिश होती नहीं है, या अगर बारिश होती भी है तो बारिश का जो ड्यूरेशन है, जो समय अवधि है, वो बहुत कम हो गया। तो जब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पानी बरस जाएगा तो वो पूरी मिट्टी को लेकर के चला जाता है और जल संरचनाएं न होने के कारण उसका संवर्धन नहीं हो पाता, उसको लोग संरक्षित भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आर्कटिक में किए जा रहे वातावरणीय शोध जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक बदलावों को और भारतीय उपमहाद्वीप पर वायुमंडलीय प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। हम कितना भी विकास कर लें, लेकिन प्राकृतिक उद्योग को हम कृत्रिम उद्योग में नहीं बदल पाएंगे। भूकंप, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी और सूखा, ये वो प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनसे निपटना आज भी हमारे बस में नहीं है। आप इतिहास उठा के देखिए तो हमारे यहाँ पर भारत आज़ाद होने के 2000 साल पहले तक कुल 17 अकाल पड़े थे 2000 साल में, और
अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे राज शुरू किया तो अंग्रेज यहाँ से गए, 110 साल उन्होंने राज किया। उस 110 साल में भारत में 32 अकाल पड़े थे, यानी हर तीसरे चौथे साल अकाल पड़ता था। उसका कारण ये था कि हमारी अन्न व्यवस्था जो थी वो सबसे पहले महत्व की थी। हम बरसों से वनों का, खनिजों का और प्राकृतिक उत्पादनों का बेहिसाब इस्तेमाल कर प्राकृतिक आपदाओं की ओर बढ़ रहे हैं, जो एक समय के बाद इतनी भयानक हो जाएंगी जिनको संभालना हमारे बस में नहीं होगा। उनको अपने खेत के लिए शक्कर चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपने से गन्ना लगवाया। उनको अपने खेत के लिए कपड़ा चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपने यहाँ से कपास लगवाया। उनको वहाँ पर नील चाहिए थी, इसलिए उन्होंने इंडिका चंपारण का, आपने सुना होगा ना, चंपारण में जो गांधी ने नील का सत्याग्रह करवाया था, उसके पीछे भावना यही तो थी ना, वो नील लगवाते थे। 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। कोयले और तेल जैसे जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल के चलते वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में अभूतपूर्व और अत्यधिक तेजी से वृद्धि हुई है। जहाँ तक मौसम के बदलने का सवाल है, इसके लिए जवाबदार होता है हमारा वातावरण, जिसमें हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित कर रहे हैं। इन ग्रीन हाउस गैसेस का इफ़ेक्ट ये होता है कि ये पूरे आसमान पर छा जाती हैं और सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है उसको वापस जाने नहीं देती। उसके कारण क्या हो रहा है कि पूरे विश्व में तापमान बढ़ने की घटनाएं हो रही है। हमने प्रकृति का हाथ छोड़कर आधुनिकता का जाल अपने आसपास बुन लिया है। इस जाल से बाहर निकलना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुमकिन भी नजर नहीं आता है। पानी के संकट को बढ़ाने में अर्बनाइजेशन का हाथ है, क्योंकि जो अर्बनाइजेशन है वो हमारी की धरती के चेहरे को बिगाड़ रहा है। धरती पर 20, 30, 50, 100 मंजिली बिल्डिंगें बनाकर धरती पर जो धरती का जो स्केप है, लैंडस्केप है, उसको खतरनाक बना रहा है, डेंजरस बना रहा है। धरती का पेट खाली कर रहा है। वो जो भी धरती के पेट में हमारे वाटर बैंक थे वो सब खाली हो रहे हैं। औद्योगिकरण की होड़ में प्राकृतिक उत्पादनों का दोहन करते हुए हमने उसे शोषण में बदल दिया है, जिसके चलते अब पर्यावरण का बदलाव हमें अपनी दिनचर्या में महसूस होने लगा है। पर्यावरण में हो रहे बदलावों का खतरा अब पूरे विश्व को नजर आने लगा है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। इसकी चिंता में कई विश्व स्तरीय संगठन आगे आकर काम कर रहे हैं। भारत भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इसी दिशा में काम करते हुए परमार्थ सेवा संस्थान ने जल जन जोड़ो अभियान चलाया। इसके अंतर्गत भारत की सभी नदियों की अहमियत और उनको बचाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है, जिससे भारत के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी जुड़े हुए हैं। हम सब यहाँ पे एक ग्रुप सत्यनारायण जी हमारे बीच आए हैं, जो बहुत बड़े नदियों पे काम करने वाले, आप विजयवाड़ा के इलाके में नदी को बचाने के लिए दिन रात अपना प्रयास कर रहे हैं। नदिया धीरे बहो, इसको है तेरी परवाह। देखो, इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है तालाबों पर वो है अतिक्रमण। जिनके हाथ में पैसा है वो पैसे के बलबूते पर तालाबों की जो वाटर प्रॉपर्टीज हैं उन पर एनक्रोचमेंट करके उसमें से और कमाना चाहते हैं। एक पानी के स्रोत था और दूसरा खतरा है कि गंदे पानी के स्रोत उसमें मिलाना, और तीसरा खतरा है भूजल का शोषण करना। जिला ललितपुर, जिसके अंतर्गत लगभग 456 गांव आते हैं। ललितपुर में एक बड़ी व्यावसायिक मंडी है। यहाँ जरूरत का हर सामान मिलता है। आसपास के सभी क्षेत्रों के ग्रामीण अपनी मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ से ही लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है छोटे से वन क्षेत्र में फैला 500 लोगों की आबादी वाला मोटो गांव। पूर्ण रूप से खेती पर निर्भर ये गांव बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सूखा ग्रसित गांवों के लिए एक मिसाल बन चुका है।
लेकिन मोटो गांव का ये सफर आसान नहीं था। कुछ वर्ष पहले तक मोटो गांव की स्थिति भयावह थी। इस गांव को रूढ़िवादिता से पनपी परंपराओं ने जकड़ रखा था। गांव के पुरुष अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। अपना घर, अपनी जमीन, अपना परिवार छोड़ने को मजबूर थे। मुख्य कारण था पानी की आपूर्ति ना होना। खेती तो दूर, घर में इस्तेमाल होने वाला पानी भी नहीं था। बुंदेलखंड में यह स्थिति निर्मित होना कोई नई बात नहीं थी। सबसे ज्यादा परेशानी में थी गांव की महिलाएं, जिनको दिन का 6 से 8 घंटा सिर्फ पानी की व्यवस्था में ही गुजारना पड़ता था। रोज लगभग 4 से 5 किलोमीटर चलकर घर की जरूरत और पशुओं के लिए पानी लाना बहुत ही मुश्किल काम था। 4-5 किलोमीटर दूर से। कितनी बार जाना पड़ता था? 20 बेर। दिन भर पानी भरत रखते। बच्चन हलवा जाते छोटे छोटे, उन पे धर दे कलसा को पे गुंडी जैसे ले जा भी लाग हैं। पानी इकट्ठा करना और ऐसी स्थिति में घर में बड़े होते बच्चों का भविष्य संभालना, सब कुछ नामुमकिन सा होता जा रहा था। कुछ भी व्यवस्थित नहीं था और उस पर दबंगों का प्रभाव। अपनी गति से विकास की ओर तेजी से बढ़ते भारत को आज भी जातिवाद की बेड़ियों ने जकड़ा हुआ है। आज भी ठाकुरों के मंदिर के सामने से दलितों को चप्पल पहनकर निकलने की इजाजत नहीं है। गांव में कुएं तो थे, लेकिन उनमें पानी नहीं था और निजी जमीन होने के कारण उसके इस्तेमाल का अधिकार गांव वालों को भी नहीं था। ये गांव 2 भागों में बटा हुआ है। एक तरफ है ठाकुर, जो अपनी साख रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ है दलित, जिनके पास पानी की आपूर्ति के लिए अपनी मर्जी से कुआं खोदने का भी अधिकार नहीं था। घर के पुरुष अपनी जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए घर छोड़कर जा चुके थे। गांव के दबंग इनकी परेशानी और बढ़ा रहे थे, लेकिन गांव की कुछ महिलाओं में अभी भी उम्मीद बाकी थी। मतलब उनका ये कहना था कि हमारा ये अछूत हो जाएगा, नल तो पानी नहीं भरोगे। कई बार तो ऐसा झेलना पड़ा लोगों को, बर्तन उनके फेंक दिए गए। और ऐसी स्थिति में फिर वो आसपास जो कुएं होते थे उनमें पानी भरते थे। भारत एक सांस्कृतिक देश कहा जाता है। यहाँ इंसान प्रकृति के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। परमार्थ सेवा संस्थान का गठन 1993 में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था जल आपूर्ति। परमार्थ समाज सेवी संस्थान ने पिछले 20 वर्षों से पानी के ऊपर काम कर रहा है और अभी हम लोगों ने 2008 से यहाँ ललितपुर के विकासखंड तालबेहट में अपने काम की शुरुआत करी। मूलतः काम हमारा पानी के संरक्षण को लेके और स्थायी कृषि आजीविका विकास को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। पुरुषों के पलायन के बाद अब महिलाओं को ही इस समस्या से लड़ना था। इन समस्याओं के समाधान की दिशा में 2 कार्यक्रम परमार्थ द्वारा चलाए गए, पानी पंचायत और जल सहेली। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट समुदाय के साथ बैठ के तय किया, उसमें यह था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी का जो संकट है, उस पानी के संकट को समाप्त करने के लिए वर्षा जल का अधिक से अधिक संग्रहण कैसे किया जा सके। इन महिलाओं के लिए समस्या पानी के संरक्षण के साथ साथ जातिवाद से लड़ते हुए रूढ़िवाद को चुनौती देना था। जानकारी मिलना तो ठीक है, परंतु सबसे बड़ी समस्या थी कि मोटो गांव की महिलाएं अपने घर के आंगन से बाहर कैसे निकले, कैसे दबंगों से बचकर काम किया जाए, कैसे पानी जिस पर उनका स्वतंत्र अधिकार है उसका उपयोग कर पाएं। शुरुआत में मुश्किल थी। गांव के दबंग नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि इससे उनकी सत्ता और लोगों पर बनाया हुआ उनका प्रभाव कम होता। लेकिन अब लड़ाई आर पार की थी। शुरुआत में इन्हें काफी डराया धमकाया गया। मानवेंद्र सिंह को भी धमकियां दी गई। काम शुरू किया, वैसे वो लोग आ गए, ये काम बंद करो, ये काम यहाँ कुआं हुआ नहीं खुदेगा। उन्होंने कहा हमारी ज़मीन है, इसमें बहुत पुराने समय में कुआं रहा था, पानी भी था, वो ढह गया है, अब ख़त्म हो गया है धीरे धीरे करके, इसको हम दोबारा से बना लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन उनने जो 2, 4, 5, 10 दिन लोग लगे थे उस दिन, उन्होंने कहा कि काम तो करेंगे इसमें हम। 1-2 को उन्होंने डराया धमकाया, उन महिलाओं के पतियों को भी डराया धमकाया कि तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा अडर मडर करे हुए लोग उस गांव में हैं। हाँ,
वो सब डर गए और काम बंद हो गया। 5-6 दिन बाद फ़ोन ऑन भी उनके पास था नहीं किसी के पास। 5-6 दिन बाद फिर अचानक हमारा जाना हुआ, हमने कहा होके आए उस गांव में, गए तो पता लगा कि वहाँ कहानी कुछ दूसरी हो गई, वो तो काम वाम सब बंद हो गया। वहाँ धमकी दे दी राजा ने। हमने कहा कि अब आपके सामने स्थिति है, अब आप डरो तो मरो, बाकी तो आप सब जानते हो किस तरीके से आप सब जी रहे हो। और महिलाओं ने कहा कि साहब अब की बार हम कुआं खोदेंगे, मारेंगे तो मार डालेंगे, वैसे भी मर ही रहे हैं, कोई हमारी कोई इस तरीके की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी थोड़ी है। हाँ, पानी मिल नहीं रहा है। हाँ, तो उन 5-6 महिलाएं उस संगठन में उसी दिन निकल के आ गई कि आज ही हम वो करेंगे। बुंदेलखंड के इतिहास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो या साधारण सी जल सहेलियां। ये वो मिट्टी है जहां की महिलाएं खुद के अधिकार के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार रहती हैं, और वो भी तब जब बात जीवन को चलाने वाले सबसे जरूरी तत्व पानी की हो। मोटो गांव की इमरती बाई और अन्य जल सहेलियों ने कुछ ऐसा ही काम कर दिखाया। तो हम और अन्य 3-4 जन ने सबको जोड़े, सबको बैठे हमन, उनने भी हमें राय दी कि क्या क्या परेशानी है। भाई सब बहुत परेशानी है मन खिलाने, पानी की समस्या है बहुत, हाँ बहुत आफत है। और अगर है कुआं का पानी रहता तो जिनके कुआ हते वे पानी तक निकाल लेते पूरा, तो अगर जल्दी से गए दिया में तो पानी भर लाओ, नहीं जा पाए तो हमारा पानी भी नहीं मिला तो पीवे के लाने। और जिनके वो रत तो बेकार पानी भर लिया, कीचड़ ही भरो, बर्तन में भर के धर, जब दूसरे बर्तन में अच्छे आला वो नीचे को कीचड़ बैठ गो, कपड़ा से छाने कीचड़ भरो नीचे बैठ गो, जब दूसरे बर्तन में डाल ला पानी, ये सो पानी पी थे। जबकि परिस्थितियां उनके विपरीत थीं। उनके दिन का पूरा समय पानी भरने में ही बीत जाता था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि गांव के कुएं दबंगों की जातिवाद सोच के चलते पिछड़ों के नसीब को नहीं सींच सके। जब परमार्थ संस्था के कार्यकर्ता ने मोटो गांव की महिलाओं से मुलाकात की, तब अपनी परेशानी से जूझती इन महिलाओं ने उन्हें अपनी समस्या बताई। ये आइडिया यहाँ की परिस्थिति से निकला। एक गांव में एक बहन ने कहा कि पानी की समस्या सबसे ज़्यादा बहनों को होती है, लेकिन जब निर्णय की बात आती है तो उनसे कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना रहती है। ये बहनों के द्वारा निकल के आया, और उसी के बाद जो हुआ वो ये हुआ कि हमें इस दिशा में सोचने के विवश हुए, और हमने हर गांव में जल सहेली बनाने का निर्णय लिया। हमने कि भाई सब बहुत पानी की परेशानी के लिए तुम ऐसा करो को संकट में बैठ बसी को सुना, पहले बैठ बसी की बैठने के बाद हमने कहा कि भाई सब पानी की परेशानी है, कल पानी की हम तुम पानी संख्या उसे जोड़ो परमात्मा से संख्या से, हमने परमात्मा संख्या से जुड़ी सुनने का आया कोई थी। हम लोगों ने पानी से याद खो का आया कोई थी समाधान की गया थोड़ा। भाई साहब बहुत परेशानी थी पानी की, हम बहुत दूर 3-4 किलोमीटर दूर जाते पानी के लाने। चिंताग्रस्त महिलाओं को अपनी समस्या से निपटने के लिए सामग्री प्रदान की। साथ ही साथ जल सहेली कार्यक्रम के तहत इन महिलाओं को पानी के स्रोतों को बरकरार रखने की तरकीबें भी सिखाई। तो पानी पंचायत विशुद्ध रूप से महिलाओं का एक संगठन है जो गांव में पानी, आजीविका और इससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करता है, और बात न केवल बात बल्कि एनालिसिस, उसका विश्लेषण भी करते हैं, और नीतिगत पैरवी के लिए जहां संबंधित लाइन डिपार्टमेंट है वहां तक भी जाते हैं। उत्तर प्रदेश की लगभग मिट्टी पीली और चिकनी है, इस वजह से वो बारिश के पानी को रोकने में असमर्थ है। परमार्थ संस्था इस बात से वाकिफ थी, तभी उन्होंने पानी को रोकने के लिए जल सहेलियों को स्टॉप डैम की तकनीक के बारे में भी बताया। इस क्षेत्र में हम लोगों ने जो काम किया, ये पूरा काम किया महिलाओं के नेतृत्व में, महिलाओं की अगुवाई में, क्योंकि हमारी जो अवधारणा है इस पूरे काम को आगे बढ़ाने की, वो ये थी कि महिलाओं का पानी पर पहला अधिकार कैसे स्थापित हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्राइमरीली पानी के साथ महिला का ज़िंदगी का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि जब भी पानी का क्राइसिस होगा तो सबसे ज़्यादा संकट जो है वो महिला के जीवन पर ही आते हैं। तो कैसे महिलाओं को हम पानी के संरक्षण संवर्धन के कार्यों में जोड़ें, और न सिर्फ उनको उनके संरक्षण और संवर्धन के कार्यों में जोड़ लें, बल्कि जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उन वाटर बॉडीज़ का कंट्रोल उनके हाथ में हो, उसके रखरखाव की अहम भूमिका में हो, और पूरा जो चीज़ें हैं वो उसमें महिलाओं का परस्पर रूप से उस पर कंट्रोल हो। पर गांव के जो कुएं सूखे पड़े थे उनको जीवित करना ये और भी बड़ा संघर्ष था।
धरती के गर्भ से पानी निकालने का जिम्मा जल सहेलियों ने खूब निभाया। गेती फावड़ा लेकर निकली इमरती बाई और उनके साथियों पर लोगों ने कई सवाल उठाए। सब इकट्ठे है मना रहे तो कुआ खिलाने कि चलो अपन कुआ खोद भी खिलाने गए तो कछु जने सब कन ले चलो खुदे भी खिलाने गए सो कन ले के कछु जने गए कछु नहीं गए और कन ले उन्हें धमकी डर मिली तो भी कन ले हम नहीं जा रहे। पर उन्होंने तो ठान लिया था मरना तो ऐसे भी है, इससे अच्छा अपने हित के संघर्ष में ही क्यों ना जान लगा दी जाए। तो लड़ाई झगड़े भी हुए? हाँ। मतलब आपको क्या मतलब कहा लोगों ने? नहीं कुआ जे करते नहीं जाने जे औरतें वो क्या करें कुआ खुदें औरतें खुदेलें कैसे खुदेलें कुआ इतनी दम नाने का औरतें मीट बने औरतें कुआ खुदें कैसे गेंती चला कैसे कुआ खुदें। तो हमने खुद गेंती चलाई फड़ुआ चलाए हमने खुद खोदे है माटी नकारी मिस्त्री के संगे हमने सीमेंट दाओ रांटा भी चलाओ हमन पीछे नहीं हटे कि हमने अब कुआ जब कर भी तज्जर है तो करें हमन और आज मोटो गांव की तस्वीर कुछ और ही है। लहलहाते खेत, पानी के स्रोत और मुस्कुराते चेहरे। जबकि कुछ लोगों ने इमरती बाई और उनकी साथी जल सहेलियों पर कीचड़ भी उछाला, लेकिन वही लोग आज उनकी सराहना करते नहीं थकते। पति ने रोका था आपको इस सब के लिए? हाँ हम तुम कहती के तुम्हारी पत्नी इतनी वे है काय नहीं डरते रोकत काय नन्या तो सब धोसे देती तो बेटा टत्ती हमारा ने के नहीं जाओ ना होते जाने हैं ना घरे बैठो कहूँ नहीं जाने। फिर उसके बाद पति साहब ने क्या कहा? उनको लाने भी साथ में लोग आ गए हैं साथ में गए हम उनके संगे मीटिंग लगी मीटिंग में भी देखिए उते लवा ले गए इतने सब कत्ते के प्रश्न में जात जे गांव की महिलान की तो बात अलग रहे। फिर हम साथ में लोग आ गए चलो तुम खुद देखो होते कितनी महिला रत को रत हैं का होते अकल मिलत के का नहीं मिला साथ में लोग आ गए दिखाओ होते तो उनके लाना उनको भ्रम दूर होगा। पर चिंता यही खत्म नहीं होती। हमारे द्वारा किया गया वातावरण का शोषण नई ऊंचाइयों को छू रहा है जहां से उतरना नामुमकिन है और गिरना बहुत ही आसान। देखो इस वक्त धरती पे लाल गर्मी बढ़ रही है। लाल गर्मी को कम करना, हरी गर्मी बढ़ाना और धरती को पानीदार बनाना, ये हमारा संदेश है। यदि धरती पर हरियाली नहीं बढ़ेगी, धरती का पेट पानी से नहीं भरेगा तो हम बेपानी होकर तरस जाएंगे। तो पलायन करने से बचने के लिए हमें लोगों को जल साक्षरता का एक अभियान चलाना पड़ेगा। और फिर जब आप कहें हम तैयार है साथ में, क्योंकि विचार विमर्श में से जो मंथन होगा विचारों का, चिंतन होगा, उसमें से निश्चित तौर पर अमृत निकलेगा और वो अमृत जनता तक मिलकर पहुंचाने का काम करेंगे, हर हालत में करेंगे, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि सूखे से कैसे बचाएं। अब हमारा बुंदेलखंड हर तीसरे साल चपेट में आता है। जहां मैं जब से मुख्यमंत्री बना हूं मैं देख रहा हूं उसके पहले से हर 2 साल में 3 साल में एक बार यहां सूखा पड़ता है। Providing potable water to the people is the fundamental duty of the government. It is the fundamental right of the people to claim the right to potable water from the government by the people. The people are not able to exercise the option of claiming their right, and the government is inactive to provide the duty by providing water. There is a reciprocal inaction on both sides, that is from the people, they are failing to claim as the right holders, and on a failure from the government that they are failing to provide water as the duty holders to the people. जैसे छोटे छोटे झरोखे मिलकर एक तालाब का निर्माण करते हैं, झरने नदियों का और नदियां समुद्र का। कोशिश सिर्फ इन्हें ही नहीं करनी है, हम सभी को करनी है, क्योंकि जिस तेजी से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है
जिसका मुख्य कारण बेलगाम घोड़े सा दौड़ता ये विकास है जो अपने टापों में प्रकृति को रौंद रहा है। हमें प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता से अधिक दोहन को रोकना होगा। इसे बचाने की, संभालने की शुरुआत आपको, हमको करनी होगी, क्योंकि समय का चक्र अब सिकुड़ने लगा है। सावरिया पानी के लाने खाली रे गगन